जय श्री राम। मित्रों, सर्वप्रथम विनम्र आप सभी श्रोताओं से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। बहुत यानी बहुत ज़रूरी काम थे जो निपटाने थे और वो अब निपट गए। नरकासुर का वध भी हमने कर लिया। अब नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ योगेश अनंत काले का सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मित्रों, घर के भेदी ने अपने तुच्छ भौतिक स्वार्थ के चलते एक पराक्रमी वंश को समाप्त करने का अक्षम्य गुनाह इतिहास में किया है। राघोबा दादा रघुनाथराव पेशवे, रघुनाथ पेशवे का पूरा काला चिट्ठा आपके सामने मैंने रख दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1770 के बाद क्या हुआ? वैसे मित्रों, अंग्रेजों ने 1770 में ही मराठी सरदारों के इस जो दरार पड़ी थी ना, उसको भांप लिया था। हैदर, जानोजी, निजाम, दमाजी गायकवाड़, अब इन्होंने भी एक अपना संयुक्त संघ 70 के आते आते बना लिया था और ये गोरे को पता चला था। इसलिए मॉस्टिन ने ब्रूम को पुणे भेजा। पुणे दादा था नहीं, वो था नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास, तो वहां ब्रूम को त्र्यंबकेश्वर भेजा। दादा ने अपने विवेक, अपनी निष्ठा को मित्रों जैसे गाड़ दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे उस वक्त भी एकनिष्ठ तो जरूर थे। उन्होंने माधवराव को बता दिया। माधवराव को अंग्रेजों का ये षड्यंत्र जो चल रहा था उसका तुरंत पता चला। वैसे 1 साल पहले ही माधवराव के साथ जब पंगा हुआ था तो झटपट में अंग्रेजों ने संधि कर ली थी। तो माधवराव ने भी अंग्रेजों से ये संधि करके अब उसे लग रहा था 1 साल के बाद कि मैंने मौका गवा दिया है। इसका दुख भी माधवराव ने जताया है। अब ये बात तो अच्छी हो गई इस बार कि दादा ने नगाड़ा ढोल बजा बजा के माधवराव के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया था। वहां पुणे में पेशवा ने भी जोर शोर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दमाजी ने तो वडोदरा से अपने पुत्र गोविंदराव गायकवाड़ को दादा के साथ भेज दिया। गोविंदराव गायकवाड़ अच्छी खासी 6000 की फौज लेके दादा के सामने हाजिर हुआ। दादा के लिए तो अब गंगाधर पंत चंद्रचूड़ ये अखाड़े में आ गए। ये गंगाधर पंत, जैसे मैंने कहा था, सालों साल से मल्हारराव होलकर के तो वकील थे, लेकिन पता नहीं अब राक्षस भुवन के बाद गंगाधर पंत चंद्रचूड़ दादा के प्रमुख साथीदार बने थे। दूसरी ओर महादजी थे। महादजी केदार जी के साथ 1767 में पेशवा के पक्ष में महाराष्ट्र में राहुरी पहुंचे। ये तो मैंने बता दिया था। तुकोजी ने भाई साहब अलिप्त रहने का फैसला किया। यही वो मित्रों समय है कि सत्ता हथियाने के लालच में दादा ने हड़बड़ी में गोविंदराव बुस्कुटे नामक एक पंडित के बालक को गोद लिया। उसका नाम रखा अमृतराव। अपनी सुविद्य पत्नी आनंदीबाई की बात भी यहाँ दादा ने नहीं सुनी है। वैसे बता दूं कि ये आज के पेशवा के पुणे में मैंने एक बार बताया था आपको कि यहाँ उनका 5000 स्क्वायर फुट का एकमात्र बंगलो है उनका। ये जो पेशवा के वंशज है ना आज पुणे में जो रहते हैं, वो सभी इस अमृतराव बुस्कुटे, जो दादा ने गोद लेके उसका नाम अमृतराव पेशवा रखा, उनके वंशज है। वैसे ये गोद रस्म जो थी ये 19 अप्रैल 1768 को दादा ने पूरी कर दी।
बाजीराव की ये जो ब्लड लाइन है मित्रों, ये सवाई माधवराव और बाद में दूसरे बाजीराव तक बढ़ी। बस 1757 के हमारे महानायक नाना साहेब थे ना, वो भी ऐसे ही दत्तक बन के पेशवा हुए थे। उनकी स्टोरी तो मैंने 1857 में आपको बता दी है, फिर एक बार बता दूंगा। गोद भराई रस्म की वस्त्रें और उसकी मिठाई दादा ने माधवराव को भेजी। माधवराव ने उसे तुरंत बिना देखे लौटा दिया है। इसका सीधा मतलब था कि अब दोनों में संग्राम अटल था। कोल्हापुर जिले में वर्षा ऋतु के तांडव से दादा के फौज का भारी नुकसान वहां पे हुआ। तब भी दादा के पास मित्रों 6000 की थल सेना थी, 20 तोपें थी। अब इन सब को लेके दादा चांदोड़ पहुंचा। पराक्रमी दादा ने युद्ध की सारी जिम्मेदारी हमारे गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ के हाथ सौंप दी। आदमी का अधःपतन कहां तक होता है, इसका उत्तम उदाहरण हमारे पराक्रमी दादा है। अब तो सारी युद्ध की मदार है ना, वो गंगोबा तात्या पे, उनके कंधे पे डाल के वो निकल गया। अब बताओ, ये कोई तरीका होता है युद्ध नेतृत्व करने का? हाँ, और कारण क्या दिया दादा ने? कारण बड़ा हास्यास्पद है। कारण दिया पितृहत्या होने का डर है, ब्राह्मण हत्या होने का डर है। हाँ? पूरी बकवास। पता है ना, दुर्जन हमेशा दुर्बलता तो अपना दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देगा। दुर्जन कभी भी शौर्यवान नहीं हो सकता मित्रों। यहाँ पुणे में क्या चल रहा था? पुणे में 25,000 मावड़े युद्ध के लिए तैयार हुए। 10 जून को था बुधवार 10 जून को पेशवा की फौज धोड़प के पास पहुंची। दादा भाग के ऊपर किले में चला गया। एकाध घटना मात्र छोटी सी लड़ाई हुई। वहां मोरो विट्ठल जख्मी हालत में घोड़े से गिर गए। उनका तात्काल वहीं निधन हो गया। उनका भाई था चिंतो विट्ठल बंदूकों लाने के लिए युद्ध भूमि में दौड़े, लेकिन उनको भी अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। दादा का वहां 10-12 हजार का खजाना था। 400 ऊंट थे, 15 हाथी थे। बस इतना ही पेशवा ने जब्त कर लिया। और वहीं पर दादा को दिया हुआ जो क्षेत्र था ना पेशवा माधवराव ने, वो भी माधवराव ने जब्त कर लिया। 11 जून यानी दूसरे दिन 11 जून को आबाजी महादेव और हरि भिड़े, ये 2 दादा के वकील किले से नीचे उतरे और माधवराव से मिलने पहुंचे। मित्रों, यहां भी माधवराव ने दादा को तीर्थरूप कह के संबोधा है। अब बताओ, उन दादा को तीर्थरूप कह के उन्हें पुणे आके अपने घर में यानी शनिवार वाड़ा में उनकी व्यवस्था करने की बात माधवराव ने इन दोनों वकीलों के सामने की। बताओ, अब इससे ज्यादा सम्मान और क्या करे? आज भी जिस अटक पार झंडा फहराने का श्रेय दादा लेता है, या हम भी उसे देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन आज 1770 में वही दादा ये इत्तू सी झड़प में भी मुंह छिपा के किले में जाके बैठा। इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि मनुष्य का ये है अधिपतन। ऐसा नहीं कि एक बार हमने जीवन में सुकर्म कर लिया तो जिंदगी भर उस एवडी पे, उस गुडविल के एवडी पे हमारा चलता रहेगा। नहीं मित्रों, हमें बार बार अच्छा कर्म तो करना ही पड़ेगा। यहाँ चिंतो विट्ठल और हमारे गंगोबा तात्या, ये दोनों इस छोटे से युद्ध में बड़े जी जान से लड़े हैं। उसका फल भी बाद में उनको मिला। गंगोबा तात्या जो थे वो नगर के किले में कैद करके भेज दिए गए। कैद से रिहाई के लिए माधवराव ने 30 लाख रुपए मांग लिए। आप सोचो, होलकर, और वो भी
हमारे अत्यंत कंजूस मल्हार बाग के वकील के पास फटाक से 30 लाख रुपए निकल पड़े। अब क्योंकि खुद पर बनी थी ना उनके, तो क्या करते, देना ही पड़ा तात्या को। उसका एक पुत्र था यशवंत गंगाधर चंद्रचूड़। ये वाईवी चंद्रचूड़, वो भी यशवंत चंद्रचूड़ थे, लेकिन वो 7 साल सीजीआई थे अपनी इंदिरा गांधी के समय। वो नहीं, ये गंगाधर पंत का लड़का था यशवंत गंगाधर चंद्रचूड़। उसने युद्ध से पहले अपने बाप को बड़ा समझाया था, क्योंकि वो लिखा पढ़ा और समझदार धैर्यवान बंदा था। लेकिन हमारे गंगोबा तात्या ने अपनी बेटी की भी नहीं सुनी। उसने किसकी सुनी? सखाराम बापू की सुनी। बताओ, उसका प्रायश्चित तात्या को मिला। 3 साल तात्या नगर के जिले में कैद में बंद थे। बाद में फरवरी 1772 में तात्या को 30 लाख रुपए लेके रिहा कर दिया। 22 जून को पेशवा इस लड़ाई के बाद कोल्हापुर से पुणे लौटा। यानी तकरीबन आप कितना हो गया, 1767 और 1768। अब संयुक्त रीत्या अगर हम सामयिक विचार करेंगे तो हम सोचेंगे कि भाई ये 2 साल में मराठों ने किया क्या? मित्रों, कुछ नहीं किया, और एकमात्र कारण है ये गृह कलह। भाई हमेशा मैं एक ही बात कहता था, हैदर भाग गया, निजाम भाग गया। भाई इतनी तगड़ी मजबूत फौज इन 2 साल में इन दोनों को निपटा क्यों नहीं पाए? क्या करते रहे हमारे मराठे? सीधी बात है मित्रों, माधवराव का आधा ध्यान हमेशा शनिवारवाड़ा पे होता था, क्योंकि पता नहीं ये कालनेमी दुर्जन कब मराठा शनिवारवाड़ा में कांड कर बैठे। इन सब का परिणाम निश्चित तौर पे मित्रों माधवराव पे पड़ा होगा, और इसलिए हैदर और निजाम दोनों बच गए। दादा को कड़े बंदोबस्त में शनिवारवाड़ा पे ही रखा गया। उधर भी दादा चुप नहीं बैठा, वहां भी उसने कांड शुरू किए। लेकिन अब पाला पड़ा था नाना फडणवीस के साथ। आज 100 साल से ज्यादा जिन 2 घरों में अपरंपार स्नेह था, विश्वास था, वो 2 घराने थे, ये फडणवीस का घराना और पेशवा का घराना। बालाजी विश्वनाथ, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कुलकर्णी थे कोकण के गांव में। तब उनका स्नेह था, मैं 1710-1705 के आसपास, वहां से वो दोनों घरानों में विश्वास था। और उस एक घर का ये नाना फडणवीस था, जिसके हाथ में पूरा पुणे शहर था। अब उस नाना फडणवीस को फितूर करने का एक निष्फल प्रयास हमारे दादा ने करके देखा। हो सकता था क्या ये? बिल्कुल नहीं हो सकता था। 2 अप्रैल 1769 कुछ लोगों के साथ मिलके दादा भागने भी वाला था, लेकिन नाना को तुरंत खबर मिली। माधवराव को हरिपंत फड़के ने तुरंत पत्र से ये बात बता दी है, क्योंकि माधवराव, आप जानते हो कि माधवराव उस वक्त कर्नाटका के मुहिम में था। यहाँ पुणे में तुरंत दादा ने मौन व्रत धारण किया, उपवास शुरू किया। अरे बाप रे उतना कॉन्फिडेंस था क्या? नहीं हो सकता ना। बस सारा नाटक सिद्ध हुआ बाद में। गोद लिए अमृतराव को, फिर दादा ने मांग की कि भाई अमृतराव को 2 लाख रुपए और कुछ जमीन का टुकड़ा दे दे, और मुझे अलग से 5 लाख रुपए की नगदी दे दे। बताओ
कि इस कालनेमी को फिर पैसा चाहिए था। इतनी शर्म भी नहीं है इसको। माधवराव ने दोनों मांगों को साफ मना कर दिया और अमृतराव को इधर पुणे से नजदीक वडगांव पड़ता है, वहां भेज दिया। यही वडगांव में अंग्रेज बाद में आए 40-50 साल बाद, वो वडगांव यही है। तो अमृतराव को वहां वडगांव भेज दिया। 7 सितंबर को, यानी 7 सितंबर 1769 को माधवराव पर्वती के ऊपर था और पर्वती से नीचे आ रहा था। जब नीचे आ रहा था तब मित्रों, इन भाड़े के टट्टू गार्दियों ने माधवराव पर पुणे में पर्वती उतरते समय हमला कर दिया। गलत आदमी पकड़ा उन्होंने। माधवराव ने तुरंत दोनों को वहां पे काट दिया और खुद को बचा लिया। मित्रों, इस भाड़े के पठानों को पुणे शहर में शनिवारवाड़ा की सुरक्षा में लगाने वाला भी हमारा राघोबा दादा ही था। अब बताओ, भाड़ोत्री थे, ऊपर से मोमिन थे, तो क्या करते? उनको दगा तो देना ही था। भाऊ को दगा मोमिनों ने दिया, नाना पेशवे को दगा मोमिनों ने दिया, मल्हारबा को मोमिनों ने दिया, शिंदे को मोमिनों ने दिया, जानू जी को मोमिनों ने दिया। अब इन्हीं मोमिनों ने माधवराव पे भी हमला कर दिया। आगे तो चल के यही मोमिन थे जिन्होंने शनिवारवाड़ा में घुस के नारायण राव की हत्या की। इन सभी घटनाओं में मित्रों कॉमन पता है ना आपको? वो तो पता चला ही होगा। कॉमन फैक्टर एक ही है, मोमिन। वंदे मातरम।